गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर पहला कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र लेक्चर ये दूसरा है। पहले लेक्चर में आपको बताया गया था आवेशों के बारे में, आवेशों के गुणों के बारे में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश संरक्षण का नियम और आवेशों का क्वांटम प्रकृति, ये सारी चीजें वहां पे बता दी गई थी। और यह भी बताया गया था कि यदि किसी पदार्थ से कुल आवेश निकालना है तो कैसे निकालते हैं। करते क्या थे हम लोग, कुल उस पदार्थ पे कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को देखते थे और उसमें हम क्या करें, ई जो ई हमारा था यानी कि क्वांटम जो मूल आवेश लेते थे, मूल आवेश ई का मान होता है, हमने बताया था उस दिन अपने पिछली कक्षा में यानी पिछले लेक्चर में 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये बता दिया गया था आपको। इसी में उतने इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो आवेश पर किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मान मिल जाता है। ये चीजें थी। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल तो कैसे, ये बल का अनुभव कैसे हुआ। देखिए हमने देखा कि प्लस और प्लस, माइनस और माइनस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी दूर भगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसका मतलब जी कि खींचने और ढकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। इन आवेशों के मध्य कोई बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोई बल कार्य करता है। और कूलाम महोदय यानी वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक ना, वही कूलाम जिन्होंने जो आवेश का मात्रा रखा है ना, तो आवेश की जो आवेश का खोज ऐसे कह लें या आवेश की नींव रखने वाले कूलाम ही थे, आवेश के बारे में बताने वाले, आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले तो कूलाम ही ने। और फिर वहीं पे कूलाम ने इन आवेशों के बारे में बल को भी बताया है। तो यह बल किस आधार पे उन्होंने इसी के लिए नियम भी दिया है, इसी के लिए नियम भी, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं जी, स्थिर वैद्युत बल। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। कूलाम ने इसी स्थिर वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आपके चैप्टर का टैगलाइन भी यही है, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो कूलाम के नियम में होता क्या है और ये किस आधार पर लिया गया था। तो कूलाम ने अपना जो नियम दिया था, तो कूलाम के नियम को जानने से पहले हमको कक्षा 11 के क्लास में थोड़ा सा जाना होगा और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी देखना होगा। तो यहाँ पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देख लेते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अब लोगों को याद होगा, जैसे न्यूटन ने बताया था कि यदि दो पिंड है, कोई m1 और यह m2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों यानी दोनों पिंडों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हमारे जो पांव है वो पृथ्वी में है, नहीं तो हम भी उड़ने लगते, ठीक ना, ऐसे रखते टपते वहां जाते यहाँ जाते, नीचे आते ही नहीं, पांव हमारे जमीन पर नहीं रहते। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा क्या है, जो पांव हमारे हैं जमीन पर है, यानी कि हम पृथ्वी से अटैच हैं। क्यों ऐसा होता है, जैसे वहां पे न्यूटन ने बताया था कि दो पिंड हैं तो दोनों पिंडों में सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है। सदैव क्या होता है जी, आकर्षण बल होता है। और इसी बल के लिए उन्होंने जो नियम दिया था, उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और उसके लिए नियम दिया था, उसी को हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उस बल के अनुसार देखते हैं F, यानी कि इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब आप लोग जानते हैं, यदि इसका मान बढ़ा तो इसका मान भी बढ़ेगा, यदि इसका मान घटा तो इसका मान भी घटेगा। यानी जो F है वह डायरेक्टली इस पे क्या होता है, निर्भर होता है। इसका मान अगर बढ़ा तो यह भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसी का देखिए, यानी कि m1 और m2 का मान बढ़ा तो बल का मान बढ़ेगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोगों से बहुत अधिक है ना जी,
तो इसी कारण बल का जो ये बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे हम क्या होते हैं, पृथ्वी से जुड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच यानी पिंडों के बीच की जो दूरी है, पिंडों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यदि इसका मान बढ़ा तो यह मान क्या होगा, घट जाएगा। इसका मान बढ़ा तो यह मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यह होता है, और इसका मान अगर घटा, इसका मान घटा तो यह मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीजें होती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम में हमने क्या पढ़ा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और जब हम ये अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह पे क्या आता है जी, कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। न्यूटन ने वहां पे कांस्टेंट लिखा जी, क्या लिखा जी, और यहाँ पे हो जाएगा m1 m2/r², जहां जी एक नियतांक है और इसी नियतांक को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए, तो ये हमारा था हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, F = G m1 m2/r²। किसके लिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के लिए। चलिए, ये आपको याद है ना। अब इसी ठीक ऐसा ही नियम कूलाम ने दिया था, किसके लिए, बस अंतर क्या था, इन्होंने द्रव्यमानों के लिए दिया है, उन्होंने किसके लिए दिया था, आवेशों के लिए। इन्होंने पिंडों के द्रव्यमानों को लेकर के दिया था और कूलाम ने जो दिया है वो पिंडों पर आवेशों को लेकर के दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक ना। तो कूलाम का नियम यानी दो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण से अनुभव होता है कि इनके मध्य कोई बल कार्य कर रहा है, इसी बल को वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम ने इसी बल के लिए नियम दिया, इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखो, यदि कोई दो आवेश हैं, एक ये आवेश Q1, एक ये आवेश Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो क्या होगा जी, ठीक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या ऐसे कहले कि वैद्युत बल, कहले वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, वैसा ही मिल गया। यहाँ m1 m2 द्रव्यमान था, यहाँ आवेश है Q1 और Q2 है। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अतः हम कह सकते हैं कि उसी जैसा मिला। यहाँ m1 m2 था, यहाँ पे क्या हो गया जी, Q1 Q2 हो गया। आइए इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, देखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। और यह जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं K, क्या लगाते हैं, K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। ये हमारा न्यूटन का नियम मिल गया, सॉरी कूलाम का नियम मिल गया। अब देखिए यह K है ना जी, तो प्रयोगों द्वारा, कूलाम ने ही प्रयोगों द्वारा इस K का मान, प्रयोगों द्वारा इस K का मान निकाला गया। प्रयोगों द्वारा K बराबर पाया गया 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। K का मान यह पाया गया। अब यही वैल्यू हम लोग वहां पुट कर दें, यही वैल्यू वहां पुट कर दें। तो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए कुछ इस प्रकार से मिल गया, F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बाकी यहाँ पे Q1 Q2/r², यहाँ पे बल हमारा न्यूटन, ठीक ना, ये इतना मिल गया। अभी भी ये देखने में ये नहीं लग रहा था अच्छा, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर क्या क्या आ गया,
बाद में यहाँ पे इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि के बराबर एक और वैल्यू मिली, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर एक चीज और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बराबर होता है 9.0, ये वाला जो मान है 10⁹। अतः जब हमारा अगला इक्वेशन बन के आएगा वो क्या बनेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और यही हमारा क्या था, कूलाम का नियम। के बराबर क्या मिला, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी के बराबर यही वैल्यू होती है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9.0 इंटू 10⁹। इसी का जवाब हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने नहीं कूलाम में रखा था, तो ये हमारा नियम क्या मिल गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप करेंगे सर कि ये Q नॉट या एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यह माना था कूलाम ने कि यह दोनों आवेश कहाँ पे है, निर्वात में है। कहाँ पे है, निर्वात में। तो इस एप्सिलॉन नॉट को यानी कि एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहा जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि अब आगे देखिए, यदि यह हमारा, या फिर ऐसे अभी एप्सिलॉन नॉट का मान देख लेते हैं। अभी इस एप्सिलॉन यानी निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, ठीक ना। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान एवं मात्रक आंकिक मान। अरे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुड इज इक्वल टू क्या मिला है, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना मिला है। चलिए इसको पलट दीजिए, हमें इतने बराबर इतना है, हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। इसको पलट दीजिए, जैसे ही पलटेंगे मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ऊपर और यह 1/, यह ऊपर था ना, नीचे 9.0 इंटू 10⁹, यह भी पलटेंगे, मात्रा भी पलटेंगे, तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर, इसी का मतलब कूलाम स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या मिल जाएगा, बटे यानी कि प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें सिर्फ एप्सिलॉन का मान चाहिए ना, बाकी का इधर भाग दे दो, तो क्या मिल जाएगा 1/4 पाई गुड़े 9.0 इंटू 10⁹, और यहाँ पे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं, तो एप्सिलॉन 0 अब 4 पाई का मान, यानी 4 अब पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10⁹। यहाँ क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन 0 का मान 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10⁻, गुणे 9.0 गुणे 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 सॉल्व करके देख लीजिएगा, गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह होता है एप्सिलॉन 0 का यह मान हो गया, यह इसका मात्रक हो गया, यह इसका मान हो गया, यह इसका मात्रक हो गया। अब इसका हम बीमी सूत्र देखते हैं, एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, तो एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, मात्रक से निकालते हैं। तो कूलाम का क्या होता है जी, बीमी सूत्र बराबर कूलाम का होता है 80 स्क्वायर है ना जी, तो 80 का स्क्वायर अब बटे न्यूटन है ना, न्यूटन क्या होता है MLT/-2, अरे एक अच्छा एग्जाम पढ़े हो न्यूटन का, और मीटर यानी कि लंबाई, तो इसका होता है L स्क्वायर है ना जी। चलो सॉल्व करो, तो A स्क्वायर T स्क्वायर नीचे M मिला, यहाँ पे 1 L यहाँ पे 2 L, तो LQ मिला और T पर -2 मिला, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ T पर 2 और यहाँ T पर 2,
यानी T पर 4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो इस प्रकार से मिलेगा M, देखो यह M है, एक ही है, ऊपर जाएगा -1, यह L पर 3 है, ऊपर जाएगा -3, T पर 4, 2 यहाँ का 2 यहाँ का 4 और A पर 2। ये हो जाता है एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र। क्या हो जाता है एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र। तो ये हमारा ये था एप्सिलॉन 0 यानी कि निर्वात की गतिशीलता का यह मान था, जो हम सब जब सवाल लगाएंगे तो उसमें डायरेक्ट इसका नियम, इस मान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे तो जो दोनों आवेश थे Q1 व Q2 कहाँ पे स्थित है जी? निर्वात में स्थित थे। कहाँ स्थित थे? निर्वात में। अब कूलाम ने कहा कि यदि यह निर्वात में न स्थित होकर के किसी माध्यम में स्थित हो, माध्यम का मतलब जैसे पानी में हो, कांच में हो, ठीक है ना, किसी पदार्थ में हो, तो जब माध्यम में स्थित होंगे तो होगा क्या कि माध्यम में स्थित होने पर जो इनके बीच बल है वह कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे देखते हैं? तो जिस माध्यम में स्थित है, कूलाम ने कहा कि अगर उस माध्यम में स्थित है और उस माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक। क्या है जी? परावैद्युतांक K है। क्या है? K। तो यहाँ पे तब न्यूटन के अनुसार वह बल हो जाता है Fm, m मतलब मीडियम, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे गुणा हो जाता है K का। किससे गुणा हो जाता है? K का। K क्या है? इस माध्यम में आवेश हैं उपस्थित हैं उसका परावैद्युतांक। क्या है जी? परावैद्युतांक। तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब निर्वात में रखा था तो क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट K आ गया। तो देखिए तुलना करने में देखिए एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन 0 K मिल रहा है। अतः इस एप्सिलॉन 0 K के स्थान पे हम लिख सकते हैं Fam, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सीधे 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब निर्वात में था तो एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की गतिशीलता। ठीक उसी प्रकार से जब किसी माध्यम में आया तो एप्सिलॉन हो गया। क्या हो गया? एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को कहते हैं उस माध्यम की वैद्युशीलता। क्या कहते हैं? उस माध्यम की वैद्युशीलता। तो हमारा सूत्र ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग तुलना करने पर देखें, इस एप्सिलॉन के जवाब क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन 0 K, यानी हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K। तो K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या मिल गया हमको? K के लिए फार्मूला K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, और इसके लिए सूत्र मिल गया। तो और यहाँ से हम परिभाषा भी इसकी बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखिए कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन, उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा उस निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को कहते हैं। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा उस माध्यम की निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं। तो यहाँ से K का फार्मूला मिल गया ना जी। K की परिभाषा भी मिल गई। K एक बीमाहीन राशि है, यानी कि K की कोई बीमा नहीं होती है। यह हमारा क्या था? कूलाम का नियम। क्या था जी? कूलाम का नियम बता दिया गया। कैसे क्या कूलाम का नियम क्या था? फिर वहां से एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, बीमी सूत्र, और फिर यहाँ पे यदि जो आवेश हैं किसी माध्यम में स्थित हो तो उस माध्यम के लिए बता दिया गया। और यहाँ पे K है क्या? परावैद्युतांक है। फिर एप्सिलॉन निरपेक्ष, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता वही बता दी गई, और इन सभी में रिलेशन बता दिया गया। K का परिभाषा बता दिया गया। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप और बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, और पढ़ेंगे कूलाम के वैद्युत नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों को हमने बताया एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं, तो उसी अंतर को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम कल यानी अपने अगले वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।